आज का हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम सियासी संकट के बारे में लगातार देखते जा रहे हैं। कल से लगभग हमारे पास रोज़ एक खबर आती जा रही है, जिसके अंदर हमारे को उस सियासी उठापटक को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर लगातार कभी किसी नेता का नाम आ रहा है, कभी किसी नेता का नाम, कभी कुछ शब्द आ रहे हैं, कभी कुछ और कुछ। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप लोगों के सामने ये सवाल आ रहे हैं तो यूपीएससी का स्टूडेंट हमेशा एक बात सोच रहा होता है कि ये कितनी गंदी राजनीति है क्या नहीं है, हम कैसे देश में रहते हैं, कैसे इनके बीच में काम किया जाएगा और सब कुछ। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखने वाला हूं, जिसके थ्रू आप लोगों को समझाया जाएगा कि असलियत में एक यूपीएससी के स्टूडेंट को किस तरीके से देखना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ये एक आम आदमी के लिए भी ये समझाने वाला हूं कि आप लोग जिस चीज़ को सोचते हैं असलियत में उस गेम उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, कहीं ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। बस हमारे को वो चीज़ समझ में नहीं आती, और यही एक रीज़न है कि हम लोग जो हैं वो आम आदमी हैं और वो लोग जो हैं अपने आप को खास सिद्ध कर रहे होते हैं, क्योंकि सियासी संकट सारे का सारा वही लोग झेल रहे हो या वही लोग कर रहे होते हैं, या उनकी वजह से है या उनके अगेंस्ट है, या जैसा भी है उस खेल में वो शामिल हैं। दोस्तों, राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़े राज्यों में से एक है और सबसे बड़ा एरिया वाइज तो सबसे बड़ा है। प्राकृतिक संसाधन अच्छे खासे हैं, बड़ा इलाका है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। फिर भी अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा, हालांकि बीमारू राज्यों के अंदर ये आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लेवल पर ये आपको साफ़ सुथरा और सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ राजनीतिक उठापटक इतनी ज़्यादा अक्सर होती रहती है और लगभग हर 5 साल के अंदर आपको सरकार बदलती हुई नज़र आती है। तो खेल यहीं से, और वहाँ के लोगों का एक जो छोटा सा एक सेगमेंट है, या वहाँ के लोगों का एक जो सोचना होता है कि हर बार रोटी पलट देनी चाहिए, वो किस तरीके से मैं यहाँ पर गलत सिद्ध करने की कोशिश करूँगा वो है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करें या यहाँ से आप शुरुआत करें तो आपको नज़र आएगा कि राजस्थान जो है वो अपने आप में एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर लगातार राजनीतिक हलचल अगर तेज़ हो रही है और उसके अंदर सारी सिचुएशंस हैं, वो सारा बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि 20 तारीख से हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 20 जुलाई को हम जो नया बैच लॉन्च करेंगे वो 0 to ज़ीनत वाली सिचुएशन होगी कि बिल्कुल फर्श से लेकर अर्श तक का पूरा सफ़र आपको तय करवाया जाएगा, और 6ठी से लेकर 12वीं तक की NCERT से शुरुआत करवा के आपको यूपीएससी के इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी स्टूडेंट है वो हमारे पास कॉल करके एनरोल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है राजस्थान। राजस्थान अपने आप में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए आज के दिन बना हुआ है क्योंकि सारे राजनीतिक परिदृश्य को आप लोग अगर सोचेंगे तो वो आपको यहीं पर नज़र आएगा। दोस्तों, अगर आप इस राजस्थान के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं या पूरी पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये राजस्थान दो पार्टियों के बीच में असलियत में आपको मोटा तौर पर दिखाई दे रहा है, और यही दो पार्टियां सेंटर गवर्नमेंट के अंदर लड़ रही हैं। यहाँ पर मोदी अमित शाह की फ़ोटो मुझे यहाँ लगाने के लिए नहीं मिली, हालांकि होनी चाहिए। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट, मोदी और अमित शाह, मोदी एंड अमित शाह यहाँ पर होने चाहिए। हालांकि चलो अब देखेंगे, यहाँ पर मेनली बात ये है कि असलियत में ये आपको यहाँ पर सियासी या राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक तो यहाँ पर एक सेक्शन जो है वो सेंटर गवर्नमेंट की पार्टी की पॉलिटिक्स है, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स अपने आप में दिखाई देगी, राज्य की अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाई देगी, और तीसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी दिखाई देगी। स्टेट पॉलिटिक्स में भी यहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी दिखाई देगी। घर ही अगर कमज़ोर हो तभी बाहर वाले यहाँ पर आकर, घर अगर कमज़ोर हो तो तभी बाहर वाले आकर इंटरफियर करते हैं। घर का कीना ही अगर कमज़ोर हो, घर की कुंडियाँ ही अगर कमज़ोर हो, दीवारें खिड़कियाँ ही कमज़ोर हो तभी चोरी होती है, वरना कोई समस्या नहीं होती। तो दोस्तों, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी जो है यहाँ पर इसका मेन काम है कि असलियत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये दो चेहरे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको सिचुएशंस के अंदर घूमते हुए नज़र आएंगे। दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि दोनों अलग अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनकम्पिटेंस यानी अयोग्यता सेंट्रल गवर्नमेंट की या सेंट्रल लीडरशिप, गवर्नमेंट की नहीं सेंट्रल लीडरशिप की दिखाई देगी। केंद्रीय सरकार की यहाँ पर ये केंद्रीय जो नेतृत्व है इसकी लीडरशिप दिखाई देगी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, कि वो इन दोनों को के ऊपर काबू नहीं रख सके, और दोनों आज के दिन अपने अपने रास्ते इस तरीके से राजनीतिक संकट उठा के खड़े कर चुके हैं कि पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, भले ही सरकार बच जाए या कुछ भी। मेरा इस क्लास के अंदर कंसर्न आपको राजनीतिक परिदृश्य समझाना नहीं है, राजनीति समझाना नहीं है, पॉलिटिकल सिनारियो समझाना नहीं है। मेरा असलियत में
एक आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, या ये अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं किसी भी पॉलिटिक्स की। जो भी राजस्थान के अंदर आज के दिन आपको खेल चलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसकी राजनीति क्या है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मेन जो पॉइंट्स हैं उसमें 6 एंगल्स आप लोगों को नजर आएंगे। सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है दल बदल कानून। आपको यहाँ ये दल बदल कानून को समझना है कि असलियत में ये दल बदल कानून क्या है और ये आया क्यों, इसके ऊपर सवाल मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद दूसरा मॉरलिटी यानी नैतिकता की बात की जा रही है कि असलियत में यहाँ इस पूरी राजनीति के अंदर जब ये उठापटक कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोई एमएलए भाग गया, कोई छिप गया, कोई फ़ोन ऑफ कर दिया, कहीं कुछ, और ये सब सिनेरियो आपके सामने चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मोरालिटी का उठता है। जो मोरालिटी उठती है यानी जो नैतिकता का उठता है कि क्या हमारे नेताओं के अंदर अपना कोई आत्मसम्मान नाम की चीज़ बची है या नहीं बची, उस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ आम आदमी कहाँ खड़ा है। पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी समझाना तो पड़ेगा कि एक आम आदमी के तरीके से हम इस पूरे सिनारियो को किस तरीके से देखें, कि किस तरीके से पूरे का पूरा सिनारियो आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, या उसके लिए फ़ायदा है, नुकसान है, या क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात, स्टेट का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक जो प्रगति है वो कहाँ पर नज़र आएगी। ये हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है। और सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम लोग इसे यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ सबसे पहले इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ये दल बदल कानून है क्या और आया कहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मेरी एक आदत है तुम लोगों को समझाने की, मतलब जिस तरीके से समझाता हूँ उसमें एक पॉलिटिक्स यहाँ पर आपको नज़र आएगी। एक व्यक्ति यहाँ नज़र आ रहा है, ये कोई, आप इसको बता सकते हैं कौन है ये? कोई, आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि ये व्यक्ति कौन है जो आपको यहाँ पर फोटो के अंदर नज़र आ रहा है। इसका नाम है गया राम एमएलए। इसका नाम है गया राम एमएलए। हालांकि नेट से फोटो निकालिए, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन ये गया राम एमएलए है। आप लोग भारतीय राजनीति के बारे में एक पॉलिटिक्स और टाइप ऑफ पॉलिटिक्स सुनते हैं, आया राम गया राम एमएलए, आया राम गया राम पॉलिटिक्स। ये आया राम गया राम पॉलिटिक्स क्या है दोस्तों, इसे समझ लीजिए। आया राम गया राम का मतलब ये है, ये वो भारतीय राजनीति के महानुभाव हैं जो 1967 में, जो 1967 में हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, तो उन्होंने एक दिन के अंदर 3 पार्टी बदली थी। सोच सकते हैं, उन्होंने एक दिन के अंदर 3 पार्टियां बदली थी। एक दिन में 3 पार्टी बदलने का मतलब दोस्तों ये है कि इसने मतलब दल बदल की सारी हदें पार कर दी। और ये सोचकर देखिए, 1967 से लेकर 1968 तक लगभग इतनी बार पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ कि लास्ट में उस हरियाणा असेंबली को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस करवाने पड़े। छोटी असेंबली थी, रोज कहीं ना कहीं, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि कोई भी इसको गिफ्ट देता ही रख लेता और उसी की जिंदाबाद। कहने का ओवरऑल मतलब ये है, नैतिकता गई भाड़ में, पैसा कमाने आया हूं, पैसा कमाऊंगा, और जो जितना दे जाएगा सब कुछ मौज लेंगे। अब ऐसे में ये जो गया राम जी हैं, इन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिक्स की जब हदें पार करनी शुरू कर दी, हदें पार करनी शुरू कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो इन्फेक्शन था, वो जो भी इन्फेक्शन था वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में फैल गया। ये इन्फेक्शन जब पूरी पॉलिटिक्स के अंदर फैला, ये जो इन्फेक्शन था, ये जब पूरी पॉलिटिक्स के अंदर फैल गया, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि असलियत में इस इन्फेक्शन की वजह से, जब ये इन्फेक्शन पूरी पॉलिटिक्स में फैला, तो इसी इन्फेक्शन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की पॉलिटिक्स होने लगी। और आप यहाँ ये देख सकते हैं कि 1967 से लेकर 1978 के लगभग 11,000 में से 4,000 जो एमएलए एमपी थे, एमएलए और एमपी जितने भी थे, उन सब में से 50% ने डिफेक्शन किया था, यानी दल बदल किया था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप कहें कि इतने बड़े तादाद में, यानी 50%
लोग अगर दल बदल कर लें तो समझ सकते हैं कि उस टाइम पर सरकार कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में रही होगी या क्या कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट बच ही नहीं सकती थी। हालांकि सवाल ये था कि इससे फ़ायदा किसको होता था। खास बात ये है दोस्तों, इस स्टेबल गवर्नमेंट से इस दल बदल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा सेंटर गवर्नमेंट को होता था। इस दल बदल से सबसे ज़्यादा फायदा सेंटर गवर्नमेंट को होता था, जिसके अंदर कांग्रेस को अपने 19 विधायक अगर लूज करने पड़े तो 479 के अकॉर्डिंग मेंबर्स रिसीव हुए उसको। तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पर सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हर कोई सेंटर गवर्नमेंट के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े नंबर के अंदर यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट, और ऐसे में केंद्र सरकार यानी सेंटर गवर्नमेंट जो है उस दल बदल को सपोर्ट भी करती थी, और जितनी भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स होती थी, आज के दिन जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है, असलियत के अंदर ये सब चीज़ें कांग्रेस ने इस्टेब्लिश की तभी बीजेपी सीखी। ये सब चीज़ें कांग्रेस ने इस्टेब्लिश की तभी बीजेपी सीखी। अदरवाइज ये इन्फेक्शन कांग्रेस से ही आता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस सेंटर गवर्नमेंट में होती थी, तो जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट्स होती थी उन सबको खरीद फरोख्त करके एमएलए को अपने पक्ष में लाके अपनी सरकार बनाना इनकी हैबिट सी बन चुकी थी। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती थी। कौन सा विधायक कब किसके पाले में चला जाए पता नहीं। अभी जो आप लोगों को खबरें कभी कभार आती हैं, सोचकर देखिए, जब लगभग 11 साल के अंदर 2000 लोगों ने अपनी पार्टियां बदली थी, तो ऐसी सिचुएशन में 2000 लोग अगर पार्टियां बदल रहे हैं तो 3650 दिन मोटे तौर पर रहे होंगे। उसमें से हर 2 दिन में एक एमएलए जो है वो अपनी पार्टी चेंज कर रहा था। ये हालात थे, यानी हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आती थी कि उस एमएलए ने पार्टी चेंज कर ली और उस एमएलए ने पार्टी चेंज कर ली और उस एमएलए ने पार्टी चेंज कर ली। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको ये दिखाई देता है तो सिचुएशंस कितनी खराब रही होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से ही बैकग्राउंड बना, यहीं से एक ग्राउंड डेवलप हुआ और उस ग्राउंड के अंदर डिसाइड हुआ कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाएगा। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ को जब लाया गया, दल बदल कानून को जब लाया गया, यही था दल बदल कानून। ये असलियत में 1985 में 56वां संविधान संशोधन 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52वां संविधान संशोधन यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसके अनुसार ही दल बदल कानून लागू किया गया। और ये कहा कि आप जैसे आया राम गया राम की पॉलिटिक्स है और कोई भी मेंबर आकर किसी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन जीतता है और उसके बाद वो अपना दल बदल करके कहीं भी पहुंच जाता है और जहां उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिले वहीं पहुंच जाता है, ये सिचुएशन गलत है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और 2003 में दोबारा से इसको अमेंड किया गया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर अटल बिहारी सरकार ने जोड़ा और यहां तक की पेनल्टी लगा दी कि पहली बात ये कि कोई बंदा अगर दल बदल करके जाता है तो पहली सिचुएशन तो ये होगी कि उसको अगर अकेला जाता है तो उसको कहीं ना कहीं जो बंदा अकेला दल बदल करके जाएगा और अपनी पार्टी को छोड़ के जाएगा तो सबसे पहली बात रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द सेशन का मतलब है कि बाकी बचे हुए सेशन के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि यानी उसने जैसे कांग्रेस के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है कि 1.5 साल अभी सरकार को बने हुए हैं।
सरकार को अभी बने हुए 1.5 साल हुए हैं और इस 1.5 साल की सरकार के अंदर अभी 3.5 साल सरकार के अभी बचे हुए हैं। तो मान लिया जो डिस्क्वालीफाई हो गए वो 3.5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये पहली कंडीशन है डिस्क्वालीफाई की। दूसरी कंडीशन ये है डिस्क्वालीफाई की कि जिसके अंदर अगर वो मान लिया किसी दूसरे सरकार में पहुंच भी गया तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, यानी वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है तुरंत जाते ही। अगर मान लिया डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ है या जो भी सिचुएशन है तो बनते ही वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। यानी दो यहां पर बैन लगा दिए गए और मिनिस्टर नहीं बन सकता एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जो भी कानून है। अब यहां अगर आप समझते हैं तो ये 2 बैन लगाने के पीछे एक रिस्ट्रिक्शन के बाद बचाव भी है। बचाव ये कि जो भी रूलिंग पार्टी या जो भी पार्टी जो टूट रही है, अगर 1/3 से ज्यादा मोर देन 1/3 मेंबर अगर वो पार्टी को छोड़ते हैं, मोर देन 1/3 मेंबर्स अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें तो 2/3 से ज्यादा मेंबर्स अगर छोड़ेंगे तो ही वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या इस तरीके का एक पार्ट है। मतलब पूरे का मतलब दूसरी जो पार्टी है उसके 2/3 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, ये एक पूरा रिस्ट्रिक्शन है। ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं 1/3 और 2/3 का जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अमान्यता, अवैध या अमान्यता के फॉर्म में नहीं आता, या फिर उसे हटाए जाने की या एमएलए एमपी बने रहेंगे। शॉर्ट लैंग्वेज में ये है, शॉर्ट लैंग्वेज में ये है कि व्यक्ति जो है वो एमएलए एमपी बना रहेगा, लेकिन उसको उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये एक सिचुएशन जो आप लोगों को समझाई है वो इस वजह से क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं, जो आयाराम गयाराम टाइप के लोग हैं, ये इस पॉलिटिक्स को ना कर पाए और किसी भी मंत्री का, किसी भी एमएलए का सुबह मन किया कि जी मैं कल से इस पार्टी में नहीं रहूंगा, और जाके वो हड़का आया अपने अध्यक्ष को कि मैं इस पार्टी में नहीं हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले टाइप की पॉलिटिक्स, मैं इस पार्टी में नहीं हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले टाइप की पॉलिटिक्स, तो वो ऐसी पॉलिटिक्स अब यहां पर नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये उठता है कि हमने दल बदल के ऊपर छोटा सा डिस्कशन किया, तो नैतिकता कहां है? यहां नैतिकता कहां है नेताओं के अंदर? तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहां सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आकर डेमोक्रेसी का मजाक बनता है। यहीं आकर एग्जैक्टली इधर ही आकर हम लोकतंत्र का मजाक बना देते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी खासकर चीन जैसे देश इस डेमोक्रेसी का मजाक यही कह के उड़ाते हैं कि असलियत में डेमोक्रेसी तभी तक है जब तक इन लोगों को वोट मांगने होते हैं। जिस समय इन लोगों का वोट मांगने के बाद ये जीत कर चले जाते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पैसा यानी नोट की जरूरत होती है, बाकी कोई जरूरत नहीं होती। यानी मोरालिटी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि पैसा और पावर यहां पर मायने रखती है। और इसीलिए यहां पर दोस्तों इससे नैतिकता इस समय पर बिल्कुल गायब है, नैतिकता गायब है। हर कोई सत्ता के करीब रहना चाहता है, हर कोई सत्ता में बना रहना चाहता है, हर कोई सत्ता के केंद्र में रहना चाहता है, हर कोई ताकत अपनी जेब में रखना चाहता है, हर कोई रिमोट कंट्रोल अपनी जेब में रखना चाहता है। इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता पे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि आम जनता को इस नैतिकता वैतिकता से मतलब नहीं है। उन्हें पता है आम जनता को हम भड़काएंगे रिजर्वेशन के नाम पर, और उस आम जनता को हम भड़काएंगे क्या नाम है कास्ट के नाम पर, उस आम जनता को हम भड़काएंगे रिलीजन के नाम पर, उस आम जनता को भड़का देंगे हम रोटी के नाम पर, स्कीम के नाम पर, या किसी भी नाम पर भड़काया जा सकता है, भटकाया जा सकता है। आम जनता इससे कोई लेना देना नहीं करेगी, तो आम जनता को इससे मतलब भी नहीं है। यही कारण है कि ये लोग कभी भी कैसे भी, कभी भी कहीं भी और कैसे भी, ये लोग कभी भी कहीं भी और कैसे भी किसी भी इंसान को मतलब किसी भी तरीके से सिर्फ सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। यहाँ एक प्रसंग जो है द प्रिंस, मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस, उसका जो कॉमन पार्ट है वो ये है कि जो इंसान सत्ता के करीब रहेगा
वही अपने काम करवा सकता है, या असलियत में आपको अच्छे काम करने या बुरे काम करने के लिए, हर काम करने के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो करने के लिए सबसे पहले एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको सत्ता में बना रहना पड़ेगा। आपके पास पावर होनी चाहिए। यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सचिन पायलट जो हैं वो पावर के अंदर रहते हुए भी इनके पास पावर नहीं थी, पावर में रहते हुए भी इनके पास पावर नहीं थी, और असलियत में गेम यही था। ये कहते हैं मुझे पावर दो, ये कहते हैं नहीं दूंगा। बस इतनी सी लड़ाई ने इस पूरी की पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क, मतलब इस पूरी की पूरी पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ाई और सिचुएशन यहां आ गई। ऑब्वियस सी बात है, इस खींचातानी के अंदर कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो इस समय इलेक्शन हारकर विपक्ष में बैठा हुआ है, विपक्षी दल जो इस समय इलेक्शन हारकर विपक्ष में बैठा हुआ है, उसको इस खेल के अंदर मजा आ रहा है और वो इसमें अपनी कोई उम्मीद तलाश रहा है कि क्या उसके पास किसी भी तरीके से सरकार बनाने का ऑप्शन मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो वो ज़रूर बनाएगा, नहीं ऑप्शन मौजूद होगा तो दूर बैठकर तमाशा ज़रूर देखेगा कि अच्छा है सामने वाली पार्टी कमज़ोर हो, ताकतवर ना रहे, तो हम आगे सिचुएशन को बढ़ाएं। अब सवाल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दोस्तों देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी इस तरीके की राजनीतिक दलों का एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि पहले कुर्सी पक्की करें। सीधी सी बात है, पहले कुर्सी पक्की करें, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाएगा, फिर जॉब्स देखी जाएंगी, सब चीज़ें देखी जाएंगी। कुर्सी पक्की करना ज़रूरी है। कुर्सी अगर नहीं है और कुर्सी पक्की नहीं है और कभी भी जा सकती है, तो आप कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के विश्वास या विचार के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये जो एक ओपिनियन बना लेती है यहाँ की जनता एक ओपिनियन बना लेती है कि हर साल रोटी पलटनी चाहिए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ राजस्थान की जनता के लिए एक मैसेज है। जो लोग ये सोचते हैं नॉर्मली कि हर साल रोटी पलट देनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप हर साल रोटी पलटते रहेंगे तो सामने वाले को ये भरोसा कैसे होगा कि उसे अगला टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे पता ही है कि अगला टर्म नहीं मिलेगा और 5 साल बाद फिर दोबारा मैंने ही आना है, तो वो वैसे भी काम नहीं करेगा। तो आप उम्मीद कैसे कर पाएंगे कि वो सामने वाला काम करे। ये राजस्थान की जनता के लिए मैसेज है। राजस्थानी जनता के लिए मेरा ये मैसेज है कि असलियत में आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई इंसान सही काम कर रहा है तो उसे समर्थन दो, और अगर कोई सही काम नहीं कर रहा है तो उसका विरोध करो। लेकिन और कमियां हर सरकार के अंदर होती हैं, लेकिन जब आप किसी भी इलेक्शन के अंदर जाते हैं और इलेक्शन में जाने के बाद आप सीधा ये कहते हैं कि रोटी पलट देनी चाहिए वरना जम जाती है, जल जाती है, तो ये रोटी का सिस्टम नहीं है। ये काम करने वाला है, आपका एक नौकर है, या आप खुद हैं। आप खुद चाहेंगे कि जो आपके मालिक हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपके मालिक जो बॉस हैं या मालिक हैं या अफसर हैं वो आपकी तारीफ़ करें। आपकी तारीफ़ के लिए वो आपको बढ़ावा दें, आपको एक जगह पर रह के आपको शाबाशी देकर काम करने का मौका दें, तभी आप उस काम को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आप वही समस्या पर आ जाती है कि आपका जो बॉस है वो कहीं टिकने ही नहीं दे रहा, आप कोई भी काम करते हैं वो काम अधूरा होता है, उससे पहले आपका बॉस आपको दूसरी जगह भेज देता है, फिर दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, और आप भी घूम घूम के परेशान हो चुके हैं। तो लास्ट में यही सोचेंगे कि यार काम करने का फ़ायदा नहीं है, बॉस तो भेजता रहता है, मैं क्या करूँ। यही सिचुएशन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी है। ये जितना मर्जी अच्छा अगर कर लें, फिर भी अगर इनको भरोसा नहीं है कि वो जितना मर्जी अच्छा करने के बाद भी नहीं जीत पाएंगे, तो उसका फिर अल्टीमेट रीज़न या आउटकम ये आता है कि वो फिर ये सोच कर बैठ जाएंगे आपस में। और ये नॉर्मली मैंने राजस्थान की पॉलिटिक्स में देखा है कि कोई भी सरकार आती है फिर वो सोच के बैठ जाती है कि अगले बार आना तो है नहीं, तो इसलिए जितना खा सकते हो खा लो, या जितनी राजनीतिक उठापटक कर सकते हो कर लो, क्योंकि बेशर्मी तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि उम्मीद नहीं है ना अगली बार आने की उम्मीद नहीं है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान लगातार आ रहे हैं, तो उन्हें एक उम्मीद है कि मैं रिपीट कर सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो जी जान से लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। गुजरात में सरकारों को लगता है कि हमारे को अगर हम दोबारा आएंगे तो हमारे को दोबारा आने के चांसेस हैं, क्योंकि जनता का मूड है कि दोबारा हमें वोट दे देगी, तो वो दोबारा आ जाएंगे। हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही है। ऐसे में आप कोई भी जनता है वो ये सोचे कि असलियत में ये कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। जो अगर तारीफ कर रहा है, जो अगर
बार बार ये तारीफ कर रहा है, मतलब हर कोई तारीफ चाहता है, आपसे अप्रिसिएशन चाहता है, तो जो अच्छा काम करे उसे रिपीट का वोट दो। रोटी पलटना किसी भी पार्टी का सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा काम करने वाले को शाबाशी देना और बुरे वाले को पनिशमेंट देना ही असली सॉल्यूशन है। ये राजस्थान की जनता के लिए मैसेज है। तो दोस्तों, यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते, इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं कि किसी भी पार्टी को ये मालूम है कि अगली बार वो नहीं आनी है, और अगर अगली बार नहीं आनी है तो वो ऐसा कोई काम नहीं करे, मतलब वो जम के रहने की कोशिश नहीं करेगी या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जगह 5 साल के अंदर जितना खा सकते हैं खाएंगे, जो थोड़ा बहुत हो गया सो हो गया वही करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा खुद का इलेक्शन लड़ जीतने के लिए या खुद की सीट जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, उन दूसरी सीटों के ऊपर या ओवरऑल क्यूमुलेटिव वे में मेहनत नहीं करेंगे। और यही रीजन है आरएएस का या किसी भी सरकारी नौकरी का आप हाल देख लीजिए। आप किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर, राजस्थान की सरकारी नौकरी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती, बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि सरकार को पता है कि बेफालतू के अंदर पंगे लेके फायदा क्या, पंगेबाजी के अंदर नाम खराब होना है और उसके साथ साथ वोट दोबारा तो मिलने नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सरकारों के साथ आ रही है जो मैं नॉर्मली नोटिस कर रहा हूं। एक शब्द बार बार यहां पर आ रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का। हॉर्स ट्रेडिंग जो है दोस्तों, इसका मतलब सीधी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घोड़े की खरीद फरोख्त है। ये एक किसी के कहते हैं एक फ्रेजल वर्ड की फॉर्म में है, जिसका मतलब ये होता है, एक प्रतीकात्मक है, जिसका मतलब ये है कि बार बार अब इन विधायकों की खरीद फरोख्त। अब ऑब्वियस सी बात है, सरकार अनस्टेबल है और इस सरकार को पता है कि अगली बार आए या ना आए पता नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 साल बचाए रखने के लिए खूब दबा के पैसा खर्च करेंगे, खूब जम के पैसा खर्च करेंगे। और जितना ज़्यादा जम के ये लोग पैसा खर्च करेंगे उसी के अंदर वो विधायक जो है, ऑब्वियस सी बात है, सोच कर देखिए, अब गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट अगर स्टेबिलिटी चाहेगी तो वहां पर गवर्नमेंट अगर 5 साल के लिए कम से कम स्टेबिलिटी चाहेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसे कहीं ना कहीं ऐसे सिनारियों के अंदर डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट्स जो निर्दलीय हैं उनके ऊपर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। और निर्दलीय जो हैं वो क्या मांगेंगे? कॉस्ट, यानी पैसा। निर्दलीय जो है वो पैसा मांगेंगे, उसकी कीमत मांगेंगे, और वो कीमत कितनी होगी वो आप भी नहीं जानते, वो करोड़ों के अंदर होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कीमत करोड़ों में होगी तो ये करोड़ कहाँ से वसूले जाएंगे? वो वसूले जाएंगे खजाना कहाँ का? राजस्थान का। राजस्थान के खजाने से वो पैसा वसूला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है वहीं से करप्शन बढ़ेगा, वहीं से सब चीज़ें बढ़ेंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा है कि अगर मान लिया इन विधायकों को खरीदने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए तो 100 करोड़ ही इस्तेमाल होंगे, नहीं। इस 100 करोड़ के बदले में करप्शन के चलते 1000 करोड़ रुपए कम से कम यहां से निकाले जाएंगे, ताकि अगली बार फिर कभी अगर इनको खरीदना पड़ा तो दोबारा से पैसे इनको दिए जा सकें। अगली बार दोबारा खरीदना पड़ा तो दोबारा से इन लोगों को पैसे दिए जा सकें। यह हॉर्स ट्रेडिंग और कुछ भी नहीं है, यह एक करप्ट प्रैक्टिस है और करप्शन को बढ़ाती है। और यही जो करप्शन है ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों के फिर नसों में, किसी भी सिस्टम की जड़ों के अंदर बस जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इंडियन पॉलिटिक्स उसकी हैबिचुअल हो चुकी है, और ये इंडियन पॉलिटिक्स उसकी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी है, इंडियन पॉलिटिक्स उसकी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी है कि हद से ज़्यादा। अब इंडियन पॉलिटिक्स अगर इसके मामले में हैबिचुअल हो चुकी है, अगर इंडियन पॉलिटिक्स इसके मामले में अगर हैबिचुअल हो चुकी है या इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी है कि आए दिन किसी ना किसी स्टेट के अंदर आपको ये कहानी मिलेगी, तो असलियत में उसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। असलियत में ज़रूरत तब है जब यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान आकर एक ऐसी बड़प्पन दिखाए, एक ऐसे प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करे जो कि मतलब आपके देश को आगे ले जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो करप्शन, आप इसे रोक दीजिए, करप्शन पर काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी। करप्शन पर लगाम लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो सारा सिस्टम अपने आप सही होता नजर आ जाएगा। राजस्थान का जो लड़का सरकारी नौकरी की तलाश के लिए, सरकारी नौकरी के लिए इतना ज़्यादा मारा फिरता है, मेहनत करता है, उसको कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिलेगी कि लगभग हर साल एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर जॉब्स निकल रही हैं और सब चीज़ें। तो दोस्तों, असलियत में यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के ऊपर आकर सवाल टिकता है कि जनता क्या करे।
जनता यहाँ पर किसी, भाई दो ही तो पार्टियां हैं, ज़्यादा तो है नहीं, ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, और बारी बारी से अगर दोनों को सत्ता मिल रही है तो कम से कम जो थोड़ा सा, पहले ये पहचानिए कि थोड़ा सा अच्छा काम कौन कर रहा है, और जो भी थोड़ा सा अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करने की कोशिश करो। और अगर सपोर्ट करने की कोशिश करोगे तभी वहां पर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, वरना ऐसा ही होता रहेगा, उठापटक, और कोई सरकार अच्छा काम करती हुई नजर नहीं आएगी, ना वो जॉब्स निकालेगी, ना डेवलपमेंट करेगी, ना और कुछ। और मैक्सिमम जनता जो है वो देश, अपने राज्य से, अपने घरों से दूर किसी ना किसी शहर के अंदर काम करती हुई नजर आएगी। दोस्तों, राजस्थान के कई ऐसे शहरों के बारे, ऐसे गांवों के बारे में मैं जानता हूं कि लगभग पूरे गांव के अंदर बूढ़े और बच्चे और महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, लगभग सभी जवान पुरुष जो हैं वो गांव से दूर काम पे निकले हुए होते हैं और सिर्फ मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं है। एक तो वहां की ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है, एक तो वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। भौगोलिक परिस्थिति के साथ दूसरी वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है दोस्तों कि वहां असलियत में सरकारें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि अगले 5 साल बाद देखो क्या होता है, इसलिए वो सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी में जोड़ तोड़ में लगी रहती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो असली मैसेज राजस्थान की जनता को है, असली मैसेज राजस्थान की जनता को है, और राजस्थान की जनता को यह मैसेज है कि आप थोड़ा सा भरोसा करें और सही को चुनें। इस तरीके के अब ध्यान दीजिए कि यहां कौन कितनी घटियापन दिखा रहा है, उसको राजनीति से बाहर कीजिए, उसको वोट मत दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं इस चीज़ के लिए इतना ही आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, और यहाँ पर यही एक आइडियोलॉजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति का, सत्ता का नंगा नाच चल रहा है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन लोगों को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो अभी मैं इस चीज़ को यहीं विराम देता हूँ, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।